A very good evening to all of you. So, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? How are you all? बढ़िया, बहुत अच्छे. I hope everyone is very fine. चलिए, so आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, स्किमिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, क्विज करेंगे एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं. एक्साइटेड फॉर द सेशन एवरीवन? सभी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? I hope yes. चलिए, तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन. ये रही फाइल सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे. द हिंदू एडिटोरियल 10th of June इज हियर. 3:30 बजे ये सेशन रेगुलरली होता है, रोज होता है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है. एक हैबिट बना लीजिए सेशन में रेगुलरली आने की. एक सिंगल क्लास भी मिस मत कीजिए डेफिनेटली. इन बैचेस को अटेंड कर रहे हैं आई होप सभी स्टूडेंट्स रेगुलरली. 2000 क्वेश्चंस का बैच, इसकी क्लासेस सुबह 6:30 बजे हो रही है. कल हमारे डिस्क्रिप्टिव के बैच की क्लास है सुबह 6:30 बजे. कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस 9 बजे इसकी क्लास चल रही है. एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कोर्स, यही हमारा 2000 क्वेश्चंस वाला बैच है. तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, रेगुलरली आइए. कल सुबह 6:30 बजे 9 बजे हम मिलेंगे. हम कल सुबह डिस्क्रिप्टिव करेंगे, कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बेसिक की क्लास होगी. कोई भी डाउट आता है आपको, कोई भी क्वेरी आती है किसी भी तरह की, आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं. नंबर है 9953592800. जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू द क्लास एवरीवन. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे. आप किसी भी स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की कर रहे हैं, अनअकैडमी इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके आपको देता है. तो जिस किसी भी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड निमिषा. इस कोड को यूज करना मत भूलिए, निमिषा. इस कोड को आप यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. द कोड इज निमिषा, NIMISH. अब एक बहुत बड़ा डाउट मुझे बच्चों का हैंडल करना है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम नया बैच कब से शुरू हो रहा है. क्या एक बेनिफिट आपको समझ में आता है अनअकैडमी का? यहाँ पे जो बैचेस होते हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं. मतलब अगर आज आपने शुरू किया है, आप एडवर्ब्स की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं, ये बैच कंप्लीट होगा, इसके जस्ट बाद आपका टेंसेस शुरू होगा, नाउन्स शुरू होगा, प्रोनाउंस शुरू होगा, वर्ब शुरू होगा, फिर से एडवर्ब आ जाएगा. तो आपके लिए पूरी की पूरी एक साइकिल बन जाती है, पूरी की पूरी एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है. तो आपके लिए आप किसी भी डेट को ज्वाइन करते हैं, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी लाइव क्लास में, क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, एक साइक्लिकल फॉर्म में यहाँ पे सारे के सारे बैचेस चलते हैं. यस. तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, गो अहेड, टेक इट. और इस कोड को यूज कीजिए निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आप रिविजन भी कर सकते हैं बहुत सारा, आप हर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, डाउट सेशंस, PDF. आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आपने डाउट नंबर लिख ही लिया है, कोई डाउट होगा आप पूछ ही लेंगे. 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि सबसे इकोनॉमिकल यही है, या फिर 12 महीने का लेना. इससे कम मत लेना, इससे कम लोगे तो पैसा वेस्ट करोगे. 1 मंथ और 3 मंथ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आप पहले ले लेते हो, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है और आपका अमाउंट ज्यादा खर्च होता है. तो गो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, या बहुत ज्यादा है तो 6 मंथ्स. चलिए, तो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं. आई बिलीव इन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू. डोंट एवर गिव अप. यस, यू कैन एंड यू विल डू इट. आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं. क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? रिस्पेक्ट कम्स व्हेन यू आर सेल्फ डिपेंडेंट. जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जब आप किसी से कुछ मांगते ही नहीं हैं, तब ही आप सेल्फ रिस्पेक्ट डिमांड कर सकते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सोचना है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ डिपेंडेंट. एक बार आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर कर पाएंगे. अभी मम्मी पापा से मांगने पड़ते हैं,
बहुत बहुत बुरा लगता होगा, आई एम प्रिटी श्योर, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ कि बहुत खराब लगता है मम्मी पापा से पैसे मांगना। और हाँ, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, और डांट तो हमेशा पड़ती है। आज सुबह मुझे बहुत सारी डांट पड़ी, पता है, कप टूट गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। जो बच्चे सुबह आए होंगे उनको पता होगा क्लास में। हाँ, चलिए, तो आज की द हिंदू वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पहला वर्ड जो है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? पहला वर्ड है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, समथिंग विच इज वेरी ग्रेट इन अमाउंट, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में। कहने से हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? इट इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। अब असल में ये V1 प्लस ING है, रोल ये प्ले कर रहा है एडजेक्टिव का। मुझे बताइए इसको किस नाम से बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? ये V1 प्लस ING है, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज व्हाट? एकदम सही बोला, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज नेटिविज्म। लास्ट में ISM लग रहा है मुझे। पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? इट इज अ नाउन, राइट? जिन शब्दों के लास्ट में ISM लगता है वो नाउन होते हैं। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि ये थ्योरी है जो कहती है सब कुछ ना आपके अंदर से आता है, आप सीख नहीं सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सीख नहीं सकते, वो आपके अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन से बहुत मजाकिया होते हैं, उनको उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। वो कितनी भी कोशिश कर लें बट वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को चेंज नहीं कर सकते। तो दे आर इनेट, वो आपके अंदर से है, आप उसको सीख नहीं सकते। उसको हम क्या बोलते हैं? नेटिविज्म। रीफ्लोट। रीफ्लोट का मीनिंग क्या होता है? फिर से आपने तैरा दिया, मतलब आपने फिर से लोगों के सामने रख दिया। फिर से फॉर्म्स रीफ्लोट कर दिए गए। पहले फॉर्म्स आए, डेट निकल गई, खत्म हो गए, फिर से फॉर्म्स रीफ्लोट कर दिए गए, मतलब फिर से उनको यूज में ले लिया गया, फिर से उनको लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया गया। कहने से एक्शन की बात कर रहे हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? वर्ब। क्रिपल्ड। क्रिपल्ड किसको बोलते हैं? जो डिसेबल्ड होते हैं। वो लोग जो डिसेबल्ड होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, या इसके लिए एक यूफेमिज्म होता है। यूफेमिज्म क्या होता है? डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब क्या है? उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं, वो अलग होती हैं। कहने से ये एक पॉजिटिव वर्ड है। हमें कभी भी किसी को डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी भी किसी को क्रिपल्ड नहीं बोलना चाहिए। दे आर डिफरेंटली एबल्ड। यस, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज, हमसे अलग एबिलिटीज हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? इसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज डिफरेंटली, मतलब आप किसी ऐसे शब्द को अच्छे वर्ड्स दे रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रिटोरिक। लास्ट में IC लग रहा है, पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। लास्ट में IC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वेरी गुड, इट इज एडजेक्टिव। रिटोरिक का मीनिंग क्या होता है? ऐसे बोलना जैसे लोग एकदम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए आपकी स्पीच से। आप अगर किसी ने जूलियस सीजर कभी पढ़ी हो, तो उसमें एक डायलॉग था एंटनी का, बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। वो ब्रूटस की बुराइयां करे जा रहा था, करे जा रहा था, और लास्ट में बोलता है, बट ब्रूटस वॉज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस की तारीफ करनी चाहिए। खूब सारी बुराइयां करी, लेकिन तारीफ जरूर करना ब्रूटस की। मतलब ऐसा ऐसा आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो लोगों के इमोशंस को उठा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटोरिक। अगला है कॉन्टेंशियस। पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। कॉन्टेंशियस वर्ड का मीनिंग है समथिंग दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंशियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउटिंग। फ्लाउटिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? किसी का उल्लंघन करना, किसी चीज को डिसरिगार्ड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फ्लाउटिंग। अरे स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी मुझे। आज वेंसडे है। फ्राइडे को जो हम द हिंदू एडिटोरियल करेंगे, वो हम यूट्यूब पे करेंगे। निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे करेंगे।
क्यों, मैं रीजन बता देती हूँ उसका। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज द हिंदू को आप यूट्यूब पे ले आओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते, इस वजह से बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते। तो इसीलिए फ्राइडे वाला जो सेशन है उसको हम एक बार यूट्यूब पे करके देखेंगे। मुझे भी नहीं पता उसका कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो बस फ्राइडे को, हाँ, फ्राइडे को एक ट्रायल है सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेंथ अच्छी रही और स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल रहा तो यहाँ पे रहेगा, वहां पे रहेगा, और अगर यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल रहा तो यहाँ पे रहेगा। इस क्लास के बाद ही मैं आप लोगों से ही पूछूंगी इनफैक्ट कि आप कहाँ पर चाहते हैं। तो जो आप लोगों का की राय होगी, जो आप लोग बोलेंगे वहीं पर होगा। हाँ, टाइमिंग्स यही रहेंगे, टाइमिंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइमिंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइमिंग्स यही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउटिंग। फ्लाउटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को डिसरिगार्ड करना, किसी चीज का उल्लंघन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाउट करना बोलते हैं। टू डिसरिगार्ड समथिंग, राइट। अगला वर्ड क्या? हाँ, मुझे पता है आप लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम यहीं पर लो, लेकिन बट मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आप लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ, बस बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं करती, मैं उनको सभी को रीड करती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार बहुत टाइम से बोल रहे हैं इस बात को, इसीलिए इसीलिए एक सेशन मैंने ऐसा प्लान किया है, उसके बाद मैं वहीं पे पूछूंगी। कॉमन सेक्शन के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि कितने बच्चे चाहते हैं यहाँ पर हो और कितने बच्चे चाहते हैं वहां पर हो। तो जिसकी भी ज्यादा होगी परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग ये सेशन होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज और, मंडे से आपका एरर डिटेक्शन भी रेगुलर हो रहा है। मंडे से आपका एरर डिटेक्शन भी रेगुलर होने वाला है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम रोज करेंगे एरर डिटेक्शन, और क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, सारी प्रैक्टिस होगी, जिसमें पॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉल से हमें समझ में आता है हमें कितना इम्प्रूवमेंट है। इसीलिए जो एरर डिटेक्शन का सेशन होगा वो यहाँ पर होगा, वो डेफिनेटली यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं पॉल कर पाऊंगी, वहां पे हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, वहां पे हमें चीजें दिखेंगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पे सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये चीज हम यहीं पर करेंगे एरर डिटेक्शन। तो थोड़ा सा हम चेंजेस करें, टाइमिंग वही होगा जो हमारा एरर डिटेक्शन का जैसा टाइमिंग होता आया है, 1 बजे। टाइमिंग्स में कोई चेंज नहीं है, सबका टाइमिंग सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है प्रीएम्प्टिवली। सबसे पहले तो एल वाई लगा हुआ है, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, क्या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रीएम्प्टिवली पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडवर्ब। प्रीएम्प्टिवली का मीनिंग क्या होता है? आपको डर था कि ऐसा हो जाएगा, तो आपने पहले ही कोई एक्शन ले लिया। आपको लग रहा था कि ये चीज होने वाली है, तो आपने पहले ही एज अ प्रिवेंटिव स्टेप कोई एक्शन ले लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्प्टिवली। नेक्स्ट वर्ड इज एसिम्प्टोमेटिक। लास्ट में आईसी लग रहा है, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। एकदम से बोला, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। एसिम्प्टोमेटिक का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है। टैक्टिक, टैक्टिक का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा एक्शन, एक बहुत केयरफुली प्लान स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं? टैक्टिक। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। सभी को समझ में आ रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स? पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? चलिए, अब आज का जो हमारा आर्टिकल है, वो आर्टिकल इस बात को लेके है, पहले आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा इस आर्टिकल को लेके। टेम्पल्स ओपन कर दिए गए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ओपन कर दिए गए हैं, वॉज इट अ राइट स्टेप? क्या वो राइट स्टेप था? क्या वो हमारी प्रायोरिटी थी इस टाइम पर? ऑलरेडी ये इतना फैल रहा है, इतना रिस्की है, क्या ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान रह नहीं सकते? क्या ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकते? अगर श्रद्धा हो तो घर में ही मंदिर होता है। तो ऑथर ने क्या बोला? रॉन्ग प्रायोरिटीज, कि रॉन्ग प्रायोरिटीज है, प्रायोरिटीज गलत है। बाय ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस फॉर वर्शिप नाउ, अब रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करके पूजा के लिए इंडिया ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ा दिया है। इंडिया ने
कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ा दिया है। एकदम से बोला सरकार को क्या चाहिए, सरकार को इस समय पैसा चाहिए और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐसे हैं जो बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा हुआ है, कुछ चीजों को आगे के लिए छोड़ देना चाहिए एंड पब्लिक वर्शिप इज सर्टेनली वन ऑफ देम। और पब्लिक वर्शिप जो है वो डेफिनेटली अभी इतनी जरूरी नहीं है, उसको आप आगे के लिए छोड़ सकते हो। व्हेन एपिडेमियोलॉजिस्ट जितने भी लोग थे वहां पे, जब उनसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमियोलॉजिस्ट, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी। ये जो है हमारी एक साइंस की ब्रांच होती है जो मेडिसिन हो गई, आपका कोई सिम्टम आ रहा है, किसी तरह का वायरस है, इस सब से जो डील करती है, एपिडेमिक से डील करती है बेसिकली। तो उनसे जब पूछा गया यूएस में कि क्या वो किसी रिलीजियस सर्विस को अटेंड करेंगे, तो 43 लोगों ने क्या बोला, 43% लोगों ने क्या बोला कि वो 3 महीने के बाद सोचेंगे, अभी तो नहीं सोचेंगे भाई। और इक्वल नंबर सेट ऑफ 43% और ने क्या बोला, कम से कम 1 साल तक तो हम कोई मंदिर वगैरह, कोई यात्रा वगैरह नहीं जाएंगे। देयर क्वेश्चन और सरकार को, गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, एक रिलीजियस गैदरिंग की वजह से ही बहुत ज्यादा ये फैला भी था। सो देयर कॉशन ऑन मास रिलीजियस गैदरिंग्स, बहुत ज्यादा मास रिलीजियस गैदरिंग्स के ऊपर जो उनका कॉशन है, जो उससे सावधानी बरत रहे हैं, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं होती रिलीजियस प्लेसेस पे। अगर आपने किसी ने कोई कभी वृंदावन गया हो और वहां पे अगर किसी ने बाके बिहारी का टेम्पल देखा हो, कोई भी गया हो, तो उसने भी देखा होगा कि वहां पे बिल्कुल भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो होती है। बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा ये नॉर्म्स वायलेट हो जाएंगे अगर इनको ओपन कर दिया गया, which do not lend themselves to physical distancing, वो अलाउ ही नहीं करते फिजिकल डिस्टेंसिंग। और उनकी हिस्ट्री भी है कि कोविड जो है उनमें बहुत ज्यादा बड़ा है, एक कंट्री से ज्यादा में बड़ा है। शुड सोवर डाउन गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स को अब गवर्नमेंट्स को एक मॉडरेशन में आना चाहिए, गवर्नमेंट्स को डिस्करेजमेंट मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करने में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है अनब्लॉक फेज में। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है बढ़ा देना, एम्पलीफाई मीन्स व्हाट, इंक्रीज। बट सोबर डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डिक्रीज, डिस्करेज करना किसी को। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात मान ली हमने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप दे दोगे, आप ई पासेस दे दोगे। ई पासेस का मतलब क्या है, आप पहले पर्ची काटोगे उनके ऑनलाइन, फिर उनको अलाउ करोगे, आप डिस्टेंस मार्क कर दोगे, आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे दोगे स्टाफ को। लेकिन फिर भी छोटी छोटी जगहों पे गैदरिंग्स जो होंगी वो अगेंस्ट जाती हैं इन्फेक्शन के प्रिंसिपल से। इट इज हार्टनिंग, हार्टनिंग का मीनिंग क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंस देने वाली ये बात है, बहुत खुश करने वाली ये बात है कि कुछ टेम्पल के बोर्ड्स ने, कुछ चर्चेस ने, कुछ रिलीजियस बॉडीज ने तो मना कर दिया। भले ही गवर्नमेंट, ग्रेन का मीनिंग होता है मेन कंपोनेंट, बहुतों ने, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया खोलो, लेकिन टेम्पल्स ने, मॉस्क्स ने, चर्चेस ने मना कर दिया भाई हम तो नहीं खोलेंगे, हमें तो इस समय बिल्कुल भी नहीं खोलना है। एज अमंग द टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस, कहने से ये बात बहुत डरा रही है हमें। इंडिया किस में आ गया है, टॉप 5 वायरस इन्फेक्टेड नेशंस में आ गया है। एज अमंग द टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है ऐसी कंडीशन को बनाना जिससे कि मास ट्रांसमिशन।
द प्रायोरिटी टुडे, इस समय प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो गिर गई है उसको आप रिफ्लोट करो, उसको ऊपर लाने की कोशिश करो, टैक्स का पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन सेफली करो भी। ऐसे मत करो कि लोगों की जान को रिस्क पे लगा दो। आप सारी ऑप्शनल एक्टिविटीज को अभी के लिए पोस्टपोन कर दो, एंड वर्शिप इज ऑल्सो एन ऑप्शनल एक्टिविटी। वर्शिप भी एक ऑप्शनल एक्टिविटी है, टेम्पल्स पे जाना एक ऑप्शनल एक्टिविटी है, जिस इंसान को वर्शिप करनी होती है वो अपने घर पे भी कर लेता है। टू अ टाइम, एक ऐसे टाइम तक आप इस एक्टिविटी को पोस्टपोन कर लो जहां पे एक बेटर डिसीज कंट्रोल हो, एक बहुत अच्छा कंट्रोल हो, प्रिवेंशन हो, एंड ट्रीटमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हो। तब कर लो, अभी मत करो। ऑथर ने क्या सजेस्ट किया कि तब कर लेना, लेकिन अभी मत करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोन क्या है इस पैसेज की, टोन इज व्हाट? टोन इज सजेस्टिव। और एकदम सही बोला, वर्क इज वर्शिप। वर्क ही हमारी वर्शिप होती है, काम ही हमारी पूजा होती है, राइट? चलो आगे पढ़िए। आपके लिए आपकी पूजा क्या है? पढ़ाई करना। मेरे लिए अपनी पूजा क्या है? मेरा काम पढ़ाना, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना। ओनर्स का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बर्डन किसके ऊपर है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। द कंपल्शन टू अनलॉक, जो कंपल्शन है अनलॉक करने का, जब इन्फेक्शन सबसे ऊपर नहीं गया है, हैज ऑलरेडी प्लेस दी ओनर्स, उसने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि भाई लोगों को अब सेफ रखना पड़ेगा। इनफैक्ट दिल्ली में तो इस समय ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ के मिनिस्टर्स ने भी बोल दिया है कि नेक्स्ट 5 डेज में दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस होने वाले हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर होना चाहिए? सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए लोगों को सेफ रखने में। अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ होम, जिनका एक बहुत सिग्निफिकेंट सेक्शन, जिनको ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं, जिनको ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज फॉर एग्जाम्पल। और जस्ट इमेजिन जहाँ पे हमारा घर है उसका एक शॉप छोड़ के यहाँ वाली शॉप, दिस इज ज्वेलरी हाउस, ये एक ज्वेलरी हाउस है। यहाँ पर जो इनके ओनर हैं और जो ओनर के बेटे हैं, दोनों को हो चुका है। सो दिल्ली में आई थिंक कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पे नहीं हुआ है। तो जब कैपिटल सिटी का ये हाल है और यहाँ से लोग सब जगह जाते हैं, यहाँ से लोग सब जगह ट्रैवल करते हैं, सब जगह जाते हैं, तो फैलने में टाइम नहीं लगेगा, फैलने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। गोइंग बाय आईसीएमआर लिंक स्टडीज, अगर हम इनकी स्टडीज को पढ़ें, द डिसीज बर्डन फॉर डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज है उनके ऊपर जो डिसीज बर्डन है वो 80% बढ़ चुका है 1990 से। हाईलाइटिंग द इनॉर्मस रिस्क ऑफ वायरस एक्सपोजर, कि ये जो वायरस का जो एक्सपोजर है कितना रिस्की इस समय हो चुका है। बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जिन जो फेस कर रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो पीड़ित हैं। किस चीज से पीड़ित है? बहुत ज्यादा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। आफ्टर परस्यूइंग अ लॉकडाउन स्ट्रैटेजी, एक लॉकडाउन स्ट्रैटेजी को परस्यू करने के बाद, दैट हैड लो इम्पैक्ट ऑन द इन्फेक्शन कर्व, ऑथर ने कहने से यहाँ पे इनडायरेक्टली बुराई कर दी। ऑथर ने यहाँ पर इनडायरेक्टली बुराई कर दी। आपने लॉकडाउन किया लेकिन उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आया इन्फेक्शन के कर्व पे, नीचे नहीं गया। आपके लॉकडाउन करने के बाद भी वो नीचे नहीं गया, क्या अब अनलॉक करने से नीचे चला जाएगा? आपने लॉकडाउन किया, उसका भी इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ, उसके भी नेगेटिव आउटकम्स हुए, तो क्या अनलॉक करने से नीचे चला जाएगा? नहीं। इंडिया को अब बहुत समझना पड़ेगा, अपनी अनलॉक प्रायोरिटीज को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के केयरफुली करना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल विल दिखनी चाहिए, सिर्फ
टैक्स लेना या पैसा ही गवर्नमेंट का इस समय फोकस नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए पब्लिक बिहेवियर पे, मास्क वेयरिंग पे, फिजिकल डिस्टेंसिंग पे। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे, लेकिन अब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज ये हाथ से निकल जाएगी कंट्री। हाँ, एकदम सही बात है। लॉकडाउन फिर से हो सकता है, कभी भी हो सकता है लॉकडाउन फिर से। जिस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, उस रेट से बिल्कुल बिल्कुल फील हो रहा है कि विद इन 5 to 10 डेज लॉकडाउन फिर से हो जाएगा। आगे बढ़िए। इनॉर्मस मीन्स बहुत ज्यादा। फिर अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिलीजियस प्लेसेस खोल रही है, मॉल्स खोल रही है, सिनेमा हॉल्स खोल रही है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? सबको एक साथ फिर से बंद कर देगी। ये नहीं है कि अभी केयरफुली स्टेप्स ले लिए जाए। आगे क्या लिखा हुआ है? येट जो सिटी से सीन्स आ रहे हैं, जो सिटी लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बहुत बुरी तरीके से हार्ड हिट है, मुंबई, उसमें क्या दिख रहा है? इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो रही है इतनी सिचुएशंस में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतनी भीड़ हो रही है, सब जगह क्राउडिंग हो रही है, सब जगह ट्रैफिक लग रहा है, सब जगह जाम्स लग रहे हैं। नाइट कर्फ्यू को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा कि रात को नहीं निकलना है घर से बाहर, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा नाइट कर्फ्यू को। तो ये चिंताजनक है, क्योंकि मेडिकल कैपेसिटी नहीं है हमारे इंडिया में बिल्कुल भी, जो बहुत सारे लोगों को केयर करेगी, जो इसके वर्स्ट इफेक्ट से करेंगे। मतलब इंडिया में हेल्थ कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास है ही नहीं इतने हॉस्पिटल्स, इतने डॉक्टर्स, इतने बेड्स नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। गेटिंग अनलॉकिंग रॉन्ग, अगर आपने अनलॉक ढंग से नहीं किया तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। और WHO ने तो वार्न भी कर दिया कि इंडिया में तो हो सकती है ये चीज, पॉसिबिलिटी है इंडिया में इस चीज को होने की, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। इसीलिए नेशनल पॉलिसी को, क्या ये ईडीएम याद आया? हॉर्स बेस्ड ईडीएम, कितने बच्चों को याद आ गया? शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। क्या मीनिंग होता है? गलत ऑर्डर में चीजों को ओपन नहीं करना चाहिए। वर्शिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, माना कि ये इंडिया है, लोग यहाँ पे वर्शिप को सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको लगता है कि नींबू और हरी मिर्च घर के बाहर लटकाने से घर में कोरोना एंटर नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को तो कम से कम दिमाग से काम करना चाहिए और उसे वर्शिप को इस समय प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। चलिए आगे पढ़िए। टोन क्या है? सजेस्टिव है और क्रिटिकल भी है, राइट? आगे क्या लिखा हुआ है? जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें डिवोट करना चाहिए प्रोडक्टिव काम के लिए, ऐसे काम के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे काम के लिए आपको उनको करना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ ऐसे ही नहीं जो जरूरी नहीं है। सेंटर को इस बात को भी एक्सप्लेन करना है कि वो क्या कर रहा है इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, कितना इन्फेक्शन फैला है, कितना नहीं फैला है कम्युनिटी लेवल पे, वो क्या कर रहा है, जो कि बहुत जरूरी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से एरिया है जहां पर इन्फेक्शन फैल रहा है, और अनलॉक आगे कैसे करना है उसका रास्ता डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। टेस्टिंग शुड बी डन एट लार्ज स्केल्स। समझ आया आर्टिकल सभी को? आर्टिकल क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आर्टिकल की हम स्किमिंग करेंगे। सभी लोग स्किमिंग के लिए रेडी हैं? एवरीवन रेडी फॉर द स्किमिंग? चलिए बताइए, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। स्किमिंग करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
हाँ जी, बताइए क्या समझ आया? कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अपनी पुअर हेल्थ कंडीशन को रोक रही है, छुपा रही है। ट्रीटमेंट किसी को मना नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है। कहने से टोन कैसी है? टोन इज व्हाट? टोन इज क्रिटिकल। राइट टू हेल्थ इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का, और ये राइट आप किसी से भी छीन नहीं सकते हो। नेक्स्ट, भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना है। हमारे जो जनरली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं, दे आर बायस्ड। तो इससे अपने ओपिनियंस नहीं बनाने हैं, हमें सिर्फ ग्रामर पे और इंग्लिश पे काम करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट तो आपने कर दिया कि आप गुरुग्राम से दिल्ली नहीं आ सकते, नोएडा से दिल्ली नहीं आ सकते। और कितने सारे डॉक्टर्स होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं जो दिल्ली में वर्क कर रहे होते हैं, जो किसी और सिटी से होते हैं। तो ऑथर पूरा का पूरा ओवरऑल क्या बोल रहा है कि हेल्थ अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही है हमारी कंट्री में, बी इट दिल्ली, बी इट एनी स्टेट, बी इट एनी सिटी। गलती यहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं है, इस बात को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गलती यहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। आप किसी भी स्टेट को लो, आप किसी भी सिटी को लो, इंडिया के पास इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि इस लेवल पे मैनेज कर सके। जब इटली जैसा कंट्री, जो जिसका हेल्थ केयर इंडिया से लाख गुना अच्छा है, जब वो मैनेज नहीं कर पाया, लोग सड़कों पे मर रहे थे, चाइना जैसे कंट्री में लोग सड़कों पे मर रहे थे, तो इंडिया तो बहुत दूर है उस चीज से। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि प्रिवेंशन फॉलो हो। अपना ध्यान खुद ही रखना है, राइट। रेडी फॉर द प्रैक्टिस नाउ? सभी लोग रेडी हैं प्रैक्टिस के लिए? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम प्रैक्टिस अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की करेंगे। तो आज हम किसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं? सबसे खतरनाक पैराफिलर्स की। सभी लोग तैयार हैं पैराफिलर्स की प्रैक्टिस के लिए? एवरीवन रेडी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ पैराफिलर्स? चलिए। हाँ, बट इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी क्वेश्चन को करने के बाद आपको आसान भी लगने लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अच्छे से पढ़िए एंड टेल मी द आंसर एवरीवन। डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, अच्छे से बस पढ़ के करना है।
अच्छा, कैसे किया हमने? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इसकी क्या होती है? बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत निकला, कुछ बच्चों का ठीक निकला। देखो, farmers are able to get viable price for this rice in the market. फार्मर्स को प्राइस मिल रहा है। द पैडी स्ट्रॉ गॉट आफ्टर द हार्वेस्ट इज डबल द क्वांटिटी, क्वांटिटी डबल। क्या ना, यहाँ पे फार्मर्स के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? फार्मर्स के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। आपने इसको स्किम किया, आपको ये बात समझ में आई कि हम फार्मर्स के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। अब आंसर देना तो बड़ा आसान है भी। फार्मर्स की बात हो रही है तो ही की बात तो होगी नहीं। एमएसपी की तो हमने कहीं बात ही नहीं करी कि अब इसके रिविजन के बाद, मतलब इससे पहले सेंटेंस में बात होनी चाहिए थी इसकी। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, गवर्नमेंट हमारा मेन टॉपिक है ही नहीं, हमारा मेन टॉपिक तो फार्मर्स है भाई। एक एडवांटेज उनके लिए क्या है, अब उनको फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे खर्चा नहीं करना पड़ता है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? गवर्नमेंट के कौन से डिसीजन की बात हो रही है बच्चे? यहाँ पे ए कैसे होगा? बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर मार्क किया, बट ए इज नॉट द राइट आंसर। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए क्या आएगा? चलिए, ग्रेट, many of you have given the right answers. One of the most disturbing aspects of the ongoing bad loan saga, जो बैड लोन की जो पूरी पूरी कहानी चल रही है, उसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे दुख देने वाला पॉइंट कौन सा है? कि जो बैंक्स ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए ना, वो तो बहुत कम है, असलियत में तो बहुत सारे हैं। बैड लोन्स की बात हो रही है। फॉर ऑल बैंक्स वॉज एट अ कंफर्टेबल, क्या भाई? स्टेक होल्डर्स के एफर्ट्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई। इन्फ्यूजन्स की तो बात ही नहीं। गवर्नमेंट ने क्या ऐड किया? बैड लोन की बात कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं, बैड लोन की बात कर रहे हैं, ऐसे लोन की बात कर रहे हैं जिसका रिटर्न गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हे प्रभु, ये कौन सा घोर अन्याय कर दिया आप लोगों ने? ये तो आसान था। इसको देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि भगवान अब नहीं जीना मुझे इस दुनिया में, उठा लो। सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो कहने से यहाँ पे वर्ब आएगी। सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया था, 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। और मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर दिया था। मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर दिया था। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया था, उनके लिए भी 2 मिनट साइलेंस। तो thankfully elections happen every 5 years in India, but for that
द वर्ड रूरल इट अपीयर्स इज इनकरेक्ट। रूरल वर्ड कैसे इनकरेक्ट हो सकता है भाई? रूरल वर्ड जो है ना मेमोरी में ही रह जाता है उनकी में। जब काम में जब मदद काम आता है ना तभी वो विलेजर्स की नीड्स को लेते हैं, अदरवाइज वो लेते ही नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम हमने सी दिया था। इट्स नॉट अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ। जो बच्चे प्राउड फील कर रहे हैं मैम हमने दिया था सी आंसर, तो नहीं, प्राउड फील नहीं करना बिल्कुल भी। चलो, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। डार्क मैटर इज थॉट टू बी मेकअप टू मेकअप मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स। सबसे ज्यादा यूनिवर्स में क्या है? डार्क मैटर है। लेकिन वो लाइट के साथ वैसे इंटरेक्ट नहीं करता जैसे नॉर्मल मैटर करता है, तो हम केवल ग्रेविटेशनल इफेक्ट से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी मोशन की तो बात ही नहीं हुई, किसी प्रोसेस की तो बात ही नहीं हुई, किसी मोशन की तो बात ही नहीं हुई, किसी प्रोसेस की तो बात ही नहीं हुई। जिन बच्चों ने ए और डी आंसर दिया था, अगेन 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। ओल्डर स्टार्स, स्टार्स की भी बात ही नहीं हुई भी। अभी तो हम ब्लैक डार्क मैटर की बात कर रहे हैं। कैंसिल आउट हो गया। What is the right answer? The right answer is option number B. नहीं हो पा रहा मैम। द हिंदू में ना इतने डिफिकल्ट मत दिया करो, ये 2000 क्वेश्चंस वाली सीरीज के लिए बहुत है। इसमें तो आसान दिया करो प्लीज। बहुत सारे बच्चों के दिल से ऐसी आवाज आ रही है। ये 2000 वाली क्वेश्चन सीरीज में ही हम ऐसे बहुत कर लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर तो प्लीज आसान दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन। सी और डी में बहुत अच्छा कंपटीशन है। सी और डी में बहुत अच्छा कंपटीशन है। हाँ, मैं लीडर बोर्ड शो कर देती हूँ आप लोगों को। यस, आई विल डेफिनेटली शो यू द लीडर बोर्ड। ये रहा लीडर बोर्ड। बहुत सारे बच्चे 5 आउट ऑफ 5 वाले भी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। Feeding a hungry planet is growing increasingly difficult as climate change, depletion of land, other resources undermine food systems, the UNFAO said. भाई लोगों को फीड कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
लोगों को फीड करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लोगों को फीड करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सेंटेंस यहाँ पे शुरू होगा, कहने से बी तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो सेंटेंस का आधा हिस्सा है। चलो, पॉपुलेशन ग्रोथ रिक्वायर सप्लाई ऑफ मोर न्यूट्रिशियस फूड, चलो खाने की पीने की बात हो रही है, सही बात है। इंक्रीजिंग फार्म आउटपुट बियॉन्ड सस्टेनेबल लेवल्स कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू इकोसिस्टम्स। फार्म आउटपुट को इंक्रीज करना सस्टेनेबल लेवल से ज्यादा, इससे परमानेंट डैमेज हो सकता है। बट इंक्रीजिंग फार्म आउटपुट इज हार्ड गिवन, यहाँ पे इंक्रीजिंग फार्म आउटपुट बट इंक्रीजिंग फार्म आउटपुट, अगर एक नाउन यूज लिखा हुआ है तो उसके आगे प्रोनाउन आना चाहिए था, नाउन के बाद नाउन थोड़ी ना फिर से लगाते हैं, इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता। इट इज ऑल्सो सिविल स्ट्राइफ, लड़ाई दंगे की तो बात ही नहीं कर रहे, भाई खाने की बात कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर। अच्छा स्कोर नहीं आया आज, आई एम नॉट हैप्पी। बहुत बच्चों का अच्छा स्कोर आया, बट बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलतियां करी, मतलब किसी भी क्वेश्चन में 50% बच्चों का भी आंसर ठीक नहीं था, किसी भी क्वेश्चन में 50% बच्चों का भी आंसर ठीक नहीं था। और पता है कौन सा लेवल था? मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे था, मुझे आप लोगों को इस लेवल की तैयारी करवानी है, और ये इस वाले लेवल का था। क्लर्क के मेंस से भी आसान क्वेश्चन था ये, क्लर्क के मेंस से भी आसान क्वेश्चंस थे। आपको तो पीओ मेंस की तैयारी करवानी है मुझे। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स एट ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। आज की हमें समरी भेजी है जसकिरण कौर ने, वंडरफुल समरी रिटन बाय जसकिरण कौर। बच्चे देखो, एक इंपॉर्टेंट सी, एक सिंपल सी आपको मैं बात बताती हूँ, अगर ऐसे तैयारी कर रहे हो ना तो नहीं निकलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन। अगर इतना कैजुअल लेके तैयारी कर रहे हो ना तो नहीं हो सकता सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस साल जो कंपटीशन होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जितना आज तक कंपटीशन नहीं हुआ उतना इस साल कंपटीशन होने वाला है। जितना पूरी जिंदगी में पूरे एसबीआई के फ्यूचर, पूरे एसबीआई की हिस्ट्री में, आईबीपीएस की हिस्ट्री में जितना कंपटीशन अभी तक नहीं हुआ ना, इस बार इतना होगा। क्यों होगा? पहला रीजन, सबकी जॉब्स जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी है जो सब बैंकिंग की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है इस समय, सब इसमें कूद रहे हैं, सब। दो दूसरी बात, बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, हद से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। तीसरी बात, पहले लोग तैयारी नहीं कर पाते थे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल गए पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी गाइडेंस मिल गई, बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो इस बार, इस साल जो कंपटीशन होगा, कट थ्रोट कंपटीशन। और अगर आप इतने कैजुअल होकर पढ़ाई कर रहे हो ना अभी भी, कि जब उठे तो उठ गए तो पढ़ लिया, जब सोने का मन कर रहा है सो लिए, जब वीडियोस देखने का मन कर रहा है देख ली, जब बस ऐसे ही खाली बैठने का मन कर रहा है खाली बैठ लिए, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिस इज द फैक्ट, मैं आपको बिटर ट्रूथ बता रही हूँ, ये सच्चाई है इस साल की। अगले साल पता नहीं होगा या क्या होगा, बट इस साल तो बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और ऐसी तैयारी से काम नहीं चलेगा, ऐसी तैयारी से काम नहीं चलेगा। आपको हार्डवर्क के साथ साथ इस बार स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्डवर्क के साथ साथ इस बार स्मार्ट वर्क करना है। आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि एक नंबर कहीं ना जाए। कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है इस बार प्री का कट ऑफ 90 प्लस चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आज तक नहीं गया, इस बार प्री का कट ऑफ 90 प्लस चला जाए एसबीआई पी, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक भी सब्जेक्ट में एक भी नंबर नहीं गंवाना है, इस तरह की तैयारी करनी है आपको, एक भी सब्जेक्ट में एक भी नंबर नहीं गंवाना है, इस तरह की तैयारी करनी है आपको, और मुझे एक्सपेक्टेड है आप लोग कर जाओगे, बहुत सारे बच्चों से मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप लोग कर जाओगे, डेफिनेटली कर जाओगे। बट अभी तक भी जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे, चेंज योर वेज,
अपने तरीके चेंज कर लो, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं, जब मैं आपको इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बहुत आसान क्वेश्चंस है, इससे हमने बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं 2000 क्वेश्चन सीरीज में, जब 50% बच्चों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, 70% बच्चों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, 80% बच्चों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट क्या है? मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं करवाई क्यों रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस? अभी भी टाइम है, यू स्टिल हैव टाइम, बट एक महीने के बाद मैं नहीं कह पाऊंगी कि यू स्टिल हैव टाइम। तो मेक श्योर दैट यू गिव योर 100% एफर्ट राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं डरा नहीं रही हूँ किसी बच्चे को, मेरा किसी बच्चे को ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आप लोग बहुत परेशान रहते हो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे सब पता है, लेकिन बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। प्लान करो दिन को, उसको एग्जीक्यूट करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, 100% एग्जीक्यूट करो, 100% एग्जीक्यूट करो। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, पूरे दिन फोन पे नहीं लगे रहना है, पूरे दिन यूट्यूब नहीं देखना है, पूरे दिन स्क्रॉल नहीं करते रहना है फेसबुक को, सोशल मीडिया को, पूरे दिन सिर्फ ऐसे नहीं करना है, आज इसकी इस वाले टीचर की क्लास देख ली, अब इस वाले टीचर की देख ली, अब इस वाले टीचर की देख ली, ऐसे नहीं करना है पूरे दिन बस एक ही क्वेश्चन पे रहना, नहीं, प्रायोरिटाइज करना है चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में प्लानिंग। जिस इंसान के पास प्लान नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, चीजों को प्लान करना है, और उसके बेसिस पे एग्जीक्यूट करना है, उसके बेसिस पे एग्जीक्यूट करना है। जो लिख लिया कॉपी में सुबह उठ के टू डू लिस्ट में, जो कॉपी में सुबह उठ के लिख लिया टू डू लिस्ट में, वो तो 100% फॉलो होना ही होना चाहिए, इसका 1% भी नहीं छूटना चाहिए, इसका 1% भी नहीं छूटना चाहिए। जो आपने लिख लिया वो 100% आपको फॉलो कर, पूरा करना ही करना है, हर हालत में करना है। और मुझे पता है ऐसा डेडिकेशन बहुत सारे बच्चों में है यहाँ पे, आई नो, ऐसा डेडिकेशन बहुत सारे बच्चों में है यहाँ पे, और वो कर दिखाएंगे, वो इस बार करके दिखाएंगे भी, और वो इस बार सिलेक्शन लेके भी दिखाएंगे, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। बट जो बच्चे नहीं है इतने डेडिकेटेड, जो बच्चे इस समय अपना 100% नहीं दे रहे हैं, वो बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि कर लो बच्चे, कर लो, या तो किसी चीज को करो या किसी चीज को मत करो, दो ऑप्शन रखो, या तो करो या मत करो। लेकिन ये जो बीच वाला फेज होता है ना कि चलो थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं किया, उससे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, उससे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। अगर सोचा है करने का तो अपना 100% दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है करने की, बिल्कुल मत करो उसे। लेकिन अगर कर रहे हो तो 100% करो। अगर दिमाग में बना लिया कि इस साल सिलेक्शन चाहिए, एसबीआई पीओ में ही देखना है अपने आप को, एसबीआई में ही देखना है अपने आप को, तो डेफिनेटली देखना है, 100% देखना है। कितने बच्चे मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं यहाँ पे कि मैम हम अपनी टू डू लिस्ट को पूरी एग्जीक्यूट करेंगे, 100% एग्जीक्यूट करेंगे? मैं कोई और बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं मांग रही, मैं बस आपसे ये बोल रही हूँ कि जो आप सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट में लिखोगे, रात को सोने से पहले उसको 100% पूरा करोगे, बस मैं इतना मांग रही हूँ आपसे। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने किया है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एग्जीक्यूट इट, कितने बच्चे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। चलो वंडरफुल। चलिए, तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कल डिस्क्रिप्टिव बैच की क्लास है, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा, बहुत सारे बच्चों ने उस होमवर्क को किया है, मुझे भेजा है। जिन बच्चों ने अभी भी होमवर्क उस वाला होमवर्क को नहीं किया है, मुझे कल सुबह पहले पहले उस होमवर्क को करके मेल कर दीजिएगा, 6:30 बजे। 9 बजे हम बेसिक्स की क्लास पढ़ेंगे, और 3:30 बजे हम द हिंदू एडिटोरियल में मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज और बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस समय इतना कंपटीशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सारे बच्चे मैथ्स में 35 और 35 ले आए, रीजनिंग में 35 और 35 ले आए। क्या ये पॉसिबल है लेके आना? क्या ये पॉसिबल है लेके आना? यस। लेकिन इंग्लिश में 30 और 30 के आसानी से आ जाएगा।
नहीं, तो जो चेंज करेगा ना आपकी मार्कशीट को, आपके स्कोर्स को, जो 2 बच्चों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो ये वाला सब्जेक्ट होगा। हाँ, अब तो आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा डेफिनेटली मैम, इस बार तो प्री में 30 आउट ऑफ 30 लेके आएंगे और मेंस में 38 प्लस हर हालत में लेके आएंगे। देखते हैं, हम भी देखते हैं कितना भी कंपटीशन हो, कैसे नहीं हमारा क्लियर होता है। हमने चैलेंज कर दिया अपनी किस्मत को कि जितनी कोशिश करनी है कर ले। हमारी मेहनत इतनी है, हमारी काबिलियत इतनी है कि हम कर जाएंगे इस बार। यस, जान लगा देंगे। चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ। 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, ले लीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपके सारे डाउट्स हैंडल हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप व्हाट्सएप कर दो, आप मेल कर दो इस ईमेल आईडी पर। सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो इस कोड को अप्लाई कर देना, निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। इस कोड को लिख लो 10% के डिस्काउंट के लिए। 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना। बच्चे मुझे इस बार ना सिलेक्शन चाहिए आप सभी से, 100% सिलेक्शन चाहिए, सभी बच्चों से चाहिए, हर हालत में चाहिए। नहीं, एक भी बच्चा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है आपको, आप लोग इस फेज से गुजर चुके हो, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब हम अपना टाइम भी देते हैं, अपनी एनर्जी भी देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत दुख होता है। लोग कह देते हैं कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लो, दोबारा कोशिश कर लो, अभी दूसरे एग्जाम्स हैं, अगले एग्जाम्स हैं, लेकिन उस इंसान का दुख कोई नहीं बांट सकता जो अपनी पूरा समय देता है, अपनी पूरी एनर्जी देता है, सारी चीजों को सेक्रीफाइस करता है, पैसा देता है अपने पेरेंट्स का, और तब भी सिलेक्शन नहीं होता। तो इस गलती को मत दोहराओ, इस साल सिलेक्शन लेके दिखा दो। चलिए, ठीक है, चलो अब हम फिर कल मिलेंगे। वी विल मीट टुमारो एट 6:30 AM। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छा, एक बार आप स्माइल भी कर दो, मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे बच्चों को परेशान कर दिया, बट इट वाज रिक्वायर्ड, जरूरी था। तो एक बार, हाँ एक बार हाँ स्माइल भी कर दीजिए। हाँ, लेकिन मेहनत करेंगे, सब सब मेहनत करेंगे और अपना 100% देंगे। चलो, बाय बाय एवरीवन।